अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? पहले जैसा हूँ, आप बताएं कैसा हूँ। बहुत अच्छे हैं सर। सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो ये है कि भारत ने असम में दरियाए ब्रह्मपुत्र के नीचे टनल बना रहा है और कश्मीर में भी वो 2 टनल्स बना रहा है जो लद्दाख से मिल रही हैं और असला भी बहुत ख़रीद लिया है। तो पाकिस्तान को भी अपनी तैयारियां नहीं करनी चाहिए और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हो सकता? आपको मैं एक बात बताऊँ, अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान को उनके मुतल्लिक बहुत कुछ पता है। वो भी पता है जो उनको खुद नहीं पता। और भारत की तैयारी की तो ये हालत है कि वो कबूतरों को पकड़ के जेल में डाल देता है कि जी ये पाकिस्तान के जासूस हैं, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। हमारा हमेशा से ना लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए, हमारा जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है या हमारी जो बिल्डअप है वो डिफेंसिव है कि हमने अपने आप को डिफेंड करना है। हमारे कोई जारियाना अज़ाइम नहीं है खित्ते में किसी के साथ, ना हमने कभी आज तक शो किया। ये इंडिया ही है जिसको हर बारी उसके पेट में मरोड़ उठता है और फिर उसको डायरिया होता है, फिर वो इधर उधर आता है, फिर मार खाता है, फिर चुप करके बैठ जाता है। जितनी वो तैयारियां कर रहे हैं सबका हमें पता है और ना सिर्फ पता है, हम सबके लिए बड़ी इफेक्टिवली तैयार हैं। मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा आए तो सही इंडिया, अब के आए था ज़रा, अभिनंदन को दोबारा भेजे। इस बारी उसको चाय मैं खुद बना के पिलाता हूँ, देखता हूँ उसका पेट कब तक ठीक नहीं होता, ठीक है ना। और वो जो बाद में जाके यहाँ पे कुछ और गाने गा रहा था, वहाँ पे धापे मिले उसको, फिर उसने कुछ और गाने गाने शुरू किए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के वी आर एडिक्वेटली रेडी फॉर इंडिया। लेट देम ट्राई एंड बी फूल हार्डी। देखी जाएगी, फिर अल्लाह मालिक है। ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है, इसको अल्लाह ने डिफेंड करना है, मैंने और आपने तो करना नहीं। और अल्लाह के बाद इसको अवाम ने और अफवाज ने करना है इंशाअल्लाह। वो एक किसी फ़र्द वाहिद के लिए परेशानी की बात नहीं, हम सब इकट्ठे हैं इसमें, लग पता जाएगा। सर आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को फ़ोन किया है, तो क्या चीन पाकिस्तान को खित्ते के तमाम ममालिक के करीब कर रहा है? आप इमरान खान को उसका क्रेडिट क्यों नहीं देती? अगर उसने कॉल किया है और उसने रवाबित बनाने की कोशिश की है तो ये क्रेडिट इमरान खान का है ना। मुझे नहीं पता चाइना ने कहा है कि नहीं कहा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज हम अपनी गवर्नमेंट को या अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों अंडरमाइन करते हैं? हम क्यों उसकी जो अच्छी बातें हैं उनको एक्नॉलेज नहीं करते, और अगर कोई कमज़ोरी होती है तो उसको हम बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे होते हैं। बल्कि बहुत सी ऐसी खबरें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ और आपके नाजरीन से भी शेयर कर सकता हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ ही नहीं रहे और जिस हुकूमत की बड़ी यानी कैपेबिलिटी है। देखें, ये इमरान खान है जिसने इंडिया को अलग किया पूरी दुनिया में, लीग ऑफ नेशंस में, नॉट चाइना। इमरान खान है जिसने सबसे पहले मोदी को फाशिस्ट मोदी का नाम दिया। इमरान खान है जिसने उनको से कंपेयर किया जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, तब दुनिया की आंखें खुलना शुरू हुई हैं। और ये इमरान खान है जिसने हर एक को फ़ोन करके कहा था, इवन मलेशिया को आप याद करें, कि अगर इंडिया तुम्हारी पाम ऑयल की इंपोर्ट को मना करता है तो हम लोग पाम ऑयल ले लेते हैं, हम उस डेफिसिट को पूरा करते हैं, इंडिया के रोब में मत आना। सो ये हसीना वाजिद को उन्होंने खुद कॉल किया और ये पाकिस्तान की और फॉरेन ऑफिस की बहुत अच्छी बात है कि वो खित्ते के तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। और क्योंकि बांग्लादेश भी इस वक्त इंडिया से दुखी है, नेपाल भी दुखी है, भूटान भी दुखी है। तो बहरहाल चेयरमैन माओ ने कहा था, माई एनिमी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो भी इंडिया का दुश्मन है हमारा तो दोस्त है ना, हमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लिया है और अदालत ने पाकिस्तान में यूट्यूब बैन करने का इंदिया दे दिया है। पहले पबजी बैन हुआ, फिर बीगो लाइव भी बैन हो गया, अब यूट्यूब की तरफ भी आ गए हैं। तो सर ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे इतना एम्प्लॉयमेंट इससे मेरा ये ख्याल है कि मैं अदालत को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, काबिल एहतराम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनको चाहिए कि अगर किसी ने ऐसी कोई वीडियोस अपलोड की हैं जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को या पाकिस्तान के इदारों के ऊपर किसी तरह भी वो मनफी इशारा करती हैं, तो उन इंडिविजुअल्स को बंद होना चाहिए, उनको बैन होना चाहिए। यानी एक प्रिंटिंग प्रेस पे अगर गलत मवाद छप रहा है तो उसकी वजह से हर उस मवाद को जो उस प्रिंटिंग प्रेस पे छप रहा है उसको तो नहीं मना किया जा सकता ना, सिर्फ उस छापने वाले को और वो छपवाने वाले को, उन दोनों को सज़ा होनी चाहिए। तो आई एम श्योर ये गुस्सा भी हक बजानिब होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के लोग कह रहे हैं तो वो कोई किसी बात की वजह से कह रहे होंगे, कुछ तो देखा होगा उन्होंने। तो उन लोगों की निशानदेही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो सामने आ गए हैं,
उनको ज़रूर पकड़ें और पीटीए को कहें कि, और एफआईए को कि उनके खिलाफ प्रॉपर साइबर क्राइम विंग के तहत एक्शन होना चाहिए। किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि किसी भी मुल्क के, यानी वहाँ पे रहते हुए उनके इदारों के खिलाफ अज़ा सराई करे, मुमलिकत के खिलाफ अज़ा सराई करे। तो दैट इज़ माई टेक ऑन इट। लोगों की तरफ एक्शन होना चाहिए जो गलत काम जो करे। गलत करे उसकी तरफ होना चाहिए ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि अगर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आपकी गाड़ियाँ ही बैन हो गई आज से, ताकि ना गाड़ी होगी, ना एक्सीडेंट होगा, ना कोई मरेगा। तो आप उसको सिक्योर करते हैं ना, उस ट्रैफिक को। पीटीए ने कहा है कि टिकटॉक और पबजी के हम इस्तेमाल के कवायद बना रहे हैं, तो वो कवायद कैसे बनाएंगे जब उनकी तो ऐप्स ही नहीं है, तो कवायद तो वो बना सकती है पहली जो बात तो उनकी। ये है कि पता नहीं पीटीए में कोई ऐसे लोग भी हैं कि नहीं कि जिनको ये भी पता है कि वो ऐप्स हैं क्या जी। और वो करती क्या है। लेकिन कवायद अगर वो बना सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उन ऐप्स के बनाने वालों के साथ मिलकर बना सकते हैं जिनको वो खुद लागू करना कहें, क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट्स नहीं हैं उनके ऊपर वो कोई रेगुलेशंस नहीं बना सकते। एज लॉन्ग एज अगर वो ये कहें कि जो हमारे नज़रियात के या अखलाकियात के मुनाफी होगा उसको हम बंद कर देंगे, वो जायज़ है, वो किसी भी मुल्क में जायज़ है और वो कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमारे इदारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि चीज़ों को बंद सिर्फ नहीं किया जा सकता, उनको रेगुलेट किया जा सकता है, उनको बेहतर और फ़ाल तरीके से उनको बनाया जा सकता है। गेम्स को, ऐप्स को बैन करने से जग सही तो हो सकती है हमारी, फ़ायदा हमें नहीं हो सकता। सर सोने की जो कीमत है वो 1,15,000 हो गई है, तो ना खरीदें, तो ना खरीदें। हमारे रुपए की कीमत भी बहुत नीचे चली गई है, 168 हो गई है। तो क्या आपको नज़र आ रहा है इस तरह? जी, डॉलर के नहीं, मुकाबले 168.30 है मेरा ख्याल है आज। देखें ये एक इसकी बड़ी रीज़न है और ये जो हुकूमत की अपोजिशन है ना वो लोगों को असलियत नहीं बता रही है। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं जो सिर्फ इसका रोना रो रहे हैं वो असलियत नहीं बता रहे। ये हो क्यों रहा है? एक तो ये है कि पहले से आपने आर्टिफिशियली अपने रुपए को कंट्रोल करके रखा हुआ था, उसकी वजह से आप कई बिलियन सालाना दे रहे थे और पंप इन कर रहे थे अपना फॉरेन एक्सचेंज। सबसे बड़ी बात है हुकूमत ने जो अपने यहाँ के लोकल बिजनेसेस और फैक्ट्री वालों को मुराद देने के लिए 13% से 7% पे इंटरेस्ट कर दिया बैंक्स के अंदर, उससे जो है ना डॉलर को बड़ा इफेक्ट पहुँचा। वजह यह है कि बहुत जब 13% या 14% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो बहुत लोगों ने कारोबारों से पैसा निकाल कर, डॉलर्स निकाल के यहाँ पे अकाउंट्स खोल दिए और उनका बैठे बैठाए हमें 14% सूद मिल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है कोई रिस्क लेने की, किसी चीज़ करने की। जब हुकूमत ने वो इंटरेस्ट रेट कम किया और उसको पहले बतदरीज उसको 9 फिर 7 पे अब ले आए, तो वो फ्लाइट ऑफ डॉलर शुरू हो गई कि वो जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से रखा हुआ था उन्होंने फ़ौरन अपना डॉलर निकाल के बैंकों से बाहर ले जाना शुरू कर दिया कि अब फ़ायदा ही नहीं है या कम फ़ायदा है तो आप इन्वेस्ट करो कहीं पे ये वो। तो ये फ़्लाइट अभी और होगी कि जिन्होंने और रखा हुआ है वो और होगी। लेकिन अगर सिर्फ डॉलर को देखना हो तो वो गलत है। उसको आप अगर देखें ना कि अगर हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से डॉलर ऊपर जा रहा हो तो फिर स्टॉक मार्केट को भी नीचे जाना चाहिए। और अगर स्टॉक मार्केट बतदरीज आपके ऊपर आ रही है और उसमें DFIs आ रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये नीचे जा रहा है तो ये आपको पता चलना चाहिए कि ये एक आर्टिफिशियल फ़्लाइट है, जो फ़्लाइट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हो रही है। जिन्होंने मुख्तलिफ करेंसीज रख के उस पर इन्वेस्टमेंट करके वो इंटरेस्ट ले रहे थे, ठीक है, अब वो कम होता जा रहा है और ख़बरें हैं कि शायद और इंटरेस्ट रेट कम हो तो उनका तो फटा बैठ जाएगा फिर यहाँ पे इतने डॉलर रखने का, तो उनको तो फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने निकालना है। मेरा ख्याल है कि ये इवेंचुअली, आज तो नहीं लेकिन इवेंचुअली ये कंट्रोल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हुकूमत ने एक और काम किया हुआ है, ये हुकूमत ने फैसला किया हुआ है कि आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को कंट्रोल नहीं करना और उसको रियल वैल्यू पे रहने देना है। इससे आपके एक्सपोर्टर्स को बड़ा फ़ायदा है। जब आप $10 की चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपको जो डॉलर आते हैं $100 वो आपको फिर 168 आते हैं उसमें, वो रुपए में कन्वर्ट होके, तो आप वो बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में सस्ती चीज़ आप भेज सकते हैं बाहर अपना ऑर्डर प्रोक्योर करने के लिए। तो अगर हमारे एक्सपोर्टर्स फ़ायदा उठाएं तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। बिल्कुल सही है सर। एक गुड न्यूज़ है, कोरोना वायरस के 19,000 टेस्ट हुए थे जिसमें से पॉजिटिव जो हैं वो 1550 हुए हैं और एक जो 31 लोग जो हैं उनकी वो डेथ रेशो है हमारे पास। तो ये जो है आपको अब नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है,
मुझे बिल्कुल आ रहा है, और अगर ईद पे हमारी प्रिकॉशंस कामयाब रही इंशाल्लाह, स्मार्ट लॉकडाउन की, मवेशी मंडियों को बंद करने की और ऑनलाइन कुर्बानियों की, सारी चीज़ें जो जी। हैं अगर ये कामयाब रहती हैं और लोगों ने इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की जो कर रहे हैं, तो इससे बहुत ईद के बाद हमें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और यही बात मैंने कल आपके शो में कही थी कि नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आया था इमरान खान का ऑफ़र जो थी उस वक्त, कि अगर वो इमरान खान की बात मान लेते और पाकिस्तान से इंटेलिजेंस शेयर कर लेते कोविड-19 के ऊपर, तो उनको ये पता चलता है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स तो एक ही है ना, और साइकोग्राफिक्स भी वही हैं। हम उसी तरह क्राउड्स में सफ़र करते हैं, बसों में भी लदे होते हैं, ट्रेनों पे भी होते हैं, चले क्राउड ज़्यादा उधर, लेकिन हमारा भी वही एक स्ट्रक्चर साइकोग्राफिक्स बेसिकली है। वही है। अब होता क्या है कि अगर वो बात मान लेते और वो गवर्नमेंट पाकिस्तान से शेयर कर लेते वो चीज़ें, तो शायद इंडिया में भी बहुत कीमती जानें जो हैं वो बच सकती। उन्होंने उसका तमस्खर उड़ाया, उन्होंने समझा कि ये पैसों की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इतना बजट नहीं जितना हमने कोविड पे लगाया। तो अब अल्लाह ताला बड़े बोल तो बोलने वाले को पसंद नहीं करता। तो अब उनको पता चल रहा है कि वो बजट भी उनके लिए कम पड़ रहा है, तो अब उनको और डालना पड़ रहा है। आज भी मोदी को चाहिए कि इमरान खान को फ़ोन करे और कहे कि सॉरी यार, वो गलत फहमी हो गई थी, मुझे डॉक्टर फैसल सुल्तान को भेजें मेरे पास प्लीज़, और उनको डॉक्टर चुगताई को भेजें, और इन लोगों को जो आप लोगों के मुल्क में मेन कोविड-19 के लिए कर रहे हैं, डॉक्टर जावेद अकरम को भेजें, और इनसे कहें कि हमें इंडिया में बना के दें, तो शायद इंडियंस का भी फ़ायदा हो जाए। हम उसको पैसे नहीं ऑफ़र कर रहे, हम उसको इंटेलिजेंस ऑफ़र कर रहे हैं, एक्सपर्टीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। बिलावल ने कहा है कि नैब जो है वो एक इंतकामी इदारा है और नैब को बंद कर देना चाहिए, और अगर चेयरमैन में शर्म है तो वो घर चले जाएं इस्तीफ़ा बात यह है देकर। कि बड़े दुख के साथ मैं कहूँगा कि जो खुद वसीयतनामे पे पार्टी का सदर बना हुआ है, ये चेयरमैन, उसको कम से कम इदारे बंद करने की बात नहीं करनी चाहिए। इदारे बंद करना बड़ा आसान काम है, लेकिन उन इदारों को ठीक करना वो असल काम है। और तमाम पार्लियामेंट को चाहिए कि नैब ऑर्डिनेंस को रिविज़िट करे, और नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो जो सुकम रहते हैं और जो समझ आते हैं अब इतने सालों के बाद कि हाँ ये वाकई इसमें वीक एरियाज़ हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए और पार्लियामेंट को उसको रीडू करना चाहिए। और ये भी सही है कि नैब अगर कहीं पे ऐसा इंप्रेशन पड़ रहा है, जो कि पड़ रहा है, कि ये विक्टिमाइजेशन हो रही है लोगों की, तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए और उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हर जमहूरियत का जो हुस्न है ना जी, वो हर इदारे को कहीं ना कहीं जवाबदेह होना चाहिए। जब एब्सोलूट पावर करप्ट्स एब्सोलूटली, तो वो करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो मिसयूज़ ऑफ पावर की भी होती है, तो वो भी रुकना चाहिए। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट को फ़ाल करें बिलावल साहब, या शहबाज शरीफ साहब, या फजल रहमान साहब, या स्फंदियार वली साहब, और वो ऑन बोर्ड हैं पीटीआई के। और ये पीटीआई भी को खुश नहीं है, पीटीआई के अपने लोग नैब के हाथों भुगत रहे हैं, बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं, और उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है, ऐसी बात नहीं। एक दो केसेस तो मैं पर्सनली जानता हूँ जो समझता हूँ कि वो इनोसेंट हैं, उनके साथ ज़्यादती हुई है। वो जो भी है वो रिविज़िट होना चाहिए नैब ऑर्डिनेंस, और उसमें प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनकी क्वालिटी भी रिविज़िट होनी चाहिए, और नैब कोर्ट्स रिविज़िट होने चाहिए कि नैब के लिए स्पेशल कोर्ट्स बन जानी चाहिए। अब तक ये कोर्ट्स को भी चाहिए कि बनाए जहाँ डेली बेस पे हियरिंग हो, ताकि 3-3 महीने के बाद हियरिंग होती है तो केस खुद ही 9 महीने तक प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो अगर रोज़ की हियरिंग होगी तो 3 महीने में सज़ा या जज़ा दोनों का फैसला हो जाएगा और किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। सब मीरा ने जो है वो आर्टिस्ट सपोर्ट फंड में एप्लीकेशन दे दी है, और वो कह रही है कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हूँ, और इस स्कीम के तहत जो है 5,000 माहाना दिए जाते हैं आर्टिस्ट को। तो आपको क्या लगता है कि मीरा को 5,000 रुपये की भी ज़रूरत है? अब इतने बुरे हालात हुए हुए उनके। आपको हंसी क्यों आ रही है ये बात करते हुए, मुझे ये बताएं आप। क्योंकि आप उन्हें जानते हैं ना, तो मतलब उनकी कोई ना कोई मीरा आजकल जो स्टार है है, मीरा को सारे जानते हैं, नई मैं अकेला नई तो नहीं जानता कंट्रोवर्सी ना। आती रहती है उनकी। अब कुछ दिन पहले मैं जो मीरा की प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ मुझे पता है, अच्छा और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, मैं उतना करीब नहीं हूँ। वो कुछ नहीं तो उनकी मेरा ख्याल है 30-35 करोड़ की तो मालियत होगी, इफ़ नॉट मोर। तो उनमें से एक भी बिकी नहीं है अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक, तो इतनी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। मीरा जो है वो, उनको फ़न आता है ख़बरों में रहने का, और यही उनका फ़न है कि मैं और आप उनको आज डिस्कस कर रहे हैं, और ये एक हुनर है, इसका उनको क्रेडिट दें कि पता नहीं कितने अरसा हो गया उन्होंने कोई फ़िल्म नहीं की, कोई ड्रामा नहीं किया, कोई ऐड नहीं किया, कोई कमर्शियल नहीं किया, लेकिन वो ख़बरों में है। खबरों में। तो 5,000 की वजह से सही, बट मीरा न्यूज़ में तो है ना।
बिल्कुल सही है। सर, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी जो मकबूलियत में कमी आई है सर्वे के मुताबिक, उसके बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब जो है कोरोना वायरस को एक कहा है कि ख़तरनाक मरहला भी आ सकता है, जबकि पहले वो कह रहे थे कि मामूली बीमारी है। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि मास्क पहनने की तलकीन भी कर दी है अवाम को, जबकि पहले वो कह रहे थे कि मास्क ना पहने अवाम। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि उनके अब बयान जो हैं वो बदल गए हैं? देखिए, सदर ट्रंप जो है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनका बयान बदलने की वजह जो है ना वो उनका डोमेस्टिक ऑडियंस में जो रिस्पांस मिल रहा है वो हो सकता है, क्योंकि अब इलेक्शन भी उनका बतदरीज करीब आ रहा है और अब वो रेटिंग्स को बड़ी सीरियसली लेंगे। मैंने तो कल ये कहा था आपको कि अभी ये बड़ा प्रीमैच्योर है ये सर्वे वगैरह, अभी तो महीने के बाद जो होंगे उनसे पता चलेगा। लेकिन ट्रंप इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, उसने उसको पहले कर लिया। लेकिन और बड़ी चीज़ें जो मुझे पता चल रही हैं कि जैसे वो चाइना की को काउंसलेट बंद कर रहे हैं और वो और उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाने का सोच रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ही इज़ नाउ गियरिंग अप फॉर द इलेक्शंस। और मास्क पहनना, ये मेरा ख्याल है बयान बदलना नहीं, ये अल्लाह ने होश दे दिया उनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमेरिका में अभी तक अमवात हुई हैं बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इन्होंने मजाक बनाया था। लेकिन ट्रंप का हर काम उल्टा पड़ रहा है। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आपके नाजरीन के लिए भी, कि जो ट्रंप पैसे लगा के वॉल बना रहे थे बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको, उसके ऊपर खारदार तार उन्होंने लगाई थी, वो सारी तार चोरी हो गई। अमेरिका की दीवार की तार चोरी हो गई है और वहाँ सामने जो मेक्सिको के घर है ना, क्योंकि मेक्सिको में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, वो उन सारे घरों पे वही तार लगी हुई है और उनमें से कोई ये नहीं बता रहा अखबारी नुमाइंदों को कि ये तार आई कहाँ से, ली कहाँ से है, ख़रीदी कितने की है। तो ट्रंप इधर दीवार बनाते जा रहे हैं, मैक्सिकन जो उस दीवार को अपने घरों के लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो ट्रंप के साथ भी बड़ी अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। किसी ने सोचा था कि अमेरिका दीवार बनाएगा और कोई और मुल्क के लोग उसको तोड़ना शुरू हो जाएंगे और उसमें चोरी करेंगे? तो ये भी हो रहा है। सर, सऊदी अरब में शाह सलमान की जो क्रिटिकल कंडीशन है इस टाइम, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो आपको क्या लगता है अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो मोहम्मद बिन सलमान का क्या होगा? देखिए, ये बड़ा एक ट्रिकी सवाल है। शाह सलमान ने जो हाउस ऑफ सऊद है ना, उसमें एक सेशन का एक प्रिंसिपल है और यही मोहम्मद बिन सलमान की कोशिश थी कि किसी तरह शाह सलमान जो है अपनी ज़िंदगी में उनको नॉमिनेट कर दें, ताकि G8 का जो सरबराही इजलास सऊदी अरेबिया में एक्सपेक्टेड है लेटर दिस ईयर, वो उसमें एज हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पे उसमें शिरकत कर रहे हों। तो शाह सलमान ने वो शायद नहीं किया। अब अगर शाह सलमान को कुछ हो जाता है तो कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ मोहम्मद बिन सलमान जितने मर्जी ताकतवर हों उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि रॉयल फैमिली जो है ना, जो उनके मुखालफीन है और जिसमें उनका अपना भाई मौजूद है, सगा भाई मौजूद है और वो अंदर है इस वक्त, उसको शाह सलमान ने बड़ी मेहरबानी से अंदर रखा हुआ है। उसको कोविड का कह के नेगेटिव कह के उठाया था और वो अभी तक बेचारा नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं हो रहा। तो वो जो है ना, शाह सलमान को फिर अपोजिशन बड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो शूरा में चला जाएगा, फैमिली की शूरा में चला जाएगा और फैमिली में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो हर एक के फेवरेट नहीं है और वहाँ पे प्रिंस नाइफ जो हैं उनका भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वो भी उस फैमिली में दरार डाल के बैठे हुए हैं। सो ऑल इज़ नॉट वेल इन सऊदी अरेबिया। और मोहम्मद बिन सलमान ने जो अरामको के शेयर्स को पब्लिक किया और उससे पैसे लिए और जो उन्होंने कुछ इस्लाहात की सऊदी अरेबिया में, तो सऊदीया में जो एक तो रूलिंग क्लास है ना वो तो अलग है, लेकिन एक जो रिलीजियस क्लास है ख़ास तौर पे जो मतवज़ हैं उनके, जो खाने काबा के और मस्जिद नबी के उसके वो रखवाले हैं या मॉनिटर्स हैं, उसके केयर टेकर्स हैं, वो इस बात पे बहुत ख़िलाफ़ हैं। और सऊदी अरेबिया में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग एलीट और जो रिलीजियस एलीट है दोनों आमने सामने आ गए हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए आई थिंक इट इज़ अ टाइम फॉर गेटिंग वरिड। सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।